आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की कहानी में उतरेंगे जब भारत की अपनी पहचान बड़ी हो रही थी। उत्तर और दक्षिण के बीच की जो पारंपरिक सीमा थी, विंध्य के पहाड़, वो अब बस एक भौगोलिक लकीर रह गई थी। हम बात कर रहे हैं 800 से 1200 ईस्वी के बीच के समय की। बिल्कुल। ये वो दौर था जब विचारों का, ताकत का और लोगों का बहाव मतलब जो फ्लो था वो दोनों दिशाओं में हो रहा था। और इसके ना 3 बड़े सबूत मिलते हैं। अच्छा, क्या थे वो? पहला तो ये कि दक्कन के राज्यों का असर वो गंगा के मैदानों तक फैल रहा था। हम्म। दूसरा, दक्षिण से जो धार्मिक आंदोलन उठे थे वो पूरे उत्तर भारत में गूंज रहे थे। ओके। और तीसरा, जो बहुत दिलचस्प है, उत्तर से ब्राह्मण आकर दक्षिण में बस रहे थे, जिन्हें यहाँ बड़े बड़े जमीनी अनुदान दिए जा रहे थे। तो आज की हमारी पड़ताल का केंद्र यही दक्षिण के शक्तिशाली राज्य हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम राष्ट्रकूट, पांड्य, चेर और खास तौर पर चोल साम्राज्य की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, और यह सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसने भारत पर गहरी छाप छोड़ी। चलिए, उस समय के राजनीतिक माहौल से शुरू करते हैं। उत्तर में क्या हो रहा था? उस समय के राजनीतिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। वो एक तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा दौर था। उत्तर भारत में 3 बड़ी ताकतें राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालवंश वो कन्नौज पर कब्जे के लिए सदियों से लड़ रही थीं। और इन्हीं में से एक यानी उत्तरी दक्कन के राष्ट्रकूटों के लिए लड़ाई तो 2 तरफा थी। उन्हें उत्तर में भी लड़ना था और दक्षिण के ताकतवर राजाओं से भी निपटना था। सही कहा। और दक्षिण में उस वक्त 3 बड़े खिलाड़ी थे। तमिलनाडु के दिल में तंजौर के आसपास थे चोल। उनके और दक्षिण में मदुरई के पास पांड्य थे और पश्चिमी तट पर यानी आज के केरल में चेर वंश का राज था। लेकिन 12वीं सदी आते आते ये समीकरण बदलने लगा था। इनमें से कुछ पुराने खिलाड़ी मैदान से बाहर होने लगे और नए राजवंश उभरने लगे। हाँ, जैसे ही राष्ट्रकूट कमजोर पड़े उनकी जगह बाद के चालुक्यों ने ले ली। और फिर तो जैसे एक होड़ सी लग गई। देवगिरी से यादव, वारंगल से काकतीय और द्वार समुद्र यानी आज के मैसूर से होयसल। मतलब कई नए राजवंश अपनी अपनी जगह बनाने के लिए लड़ने लगे। बिल्कुल। इस उथल-पुथल के बीच चोलों को अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। तो चलिए, अब सीधे चोलों की कहानी पर आते हैं। इसकी नींव कैसे पड़ी? इसकी शुरुआत हुई विजयालय जैसे राजाओं से, जिनका समय था 846 से 871 ईस्वी के बीच। उन्होंने तंजौर को जीतकर चोल सत्ता की नींव रखी। ओके। लेकिन असली कहानी को आगे बढ़ाया परांतक प्रथम ने, जिनका शासनकाल 907 से 955 ईस्वी तक रहा। उन्होंने पांड्यों को बुरी तरह हराया और मदुरै कोंडा की उपाधि ली। मदुरै कोंडा मतलब मदुरै का विजेता। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि उनकी हर लड़ाई जीत पर खत्म नहीं हुई। उन्हें एक बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा था। सही। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने उन्हें एक युद्ध में हराया और शायद यही हार चोल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक हार वरदान कैसे बन सकती है? क्योंकि परांतक को ये समझ आ गया कि सिर्फ तलवार के दम पर एक स्थायी साम्राज्य नहीं बनाया जा सकता। असली ताकत देश के खजाने में होती है और खजाना खेतों से आता है। अच्छा। इस हार के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान कृषि और शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर लगा दिया। और ये आसान काम नहीं था। क्यों? क्या दिक्कतें थीं? चोल साम्राज्य की बहुत सी जमीन पथरीली थी। सिंचाई सबसे बड़ी चुनौती थी। जहां कावेरी जैसी नदियां थी वहां तो ठीक था, लेकिन बाकी जगहों पर सिर्फ बारिश का ही सहारा था। इसलिए चोलों ने एक कमाल का सिस्टम बनाया। कैसा सिस्टम? बारिश के पानी को बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठा किया जाता और फिर नहरों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए उसे दूर दराज के खेतों तक पहुंचाया जाता था। इसी मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था की नींव पर आगे चलकर राजराज और राजेंद्र जैसे सम्राटों ने अपनी शानदार इमारत खड़ी की। और यही से चोलों के सुनहरे दौर की शुरुआत होती है, जिसमें 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल। हाँ, राजराज प्रथम, जिनका समय था 985 से 1016, वो एक शानदार सेनापति तो थे ही। उन्होंने पांड्यों, चेरों और मैसूर के बड़े हिस्सों को जीता, लेकिन उनकी असली दूरदर्शिता कहीं और थी। वो क्या थी?
एक सेनापति से ज्यादा वो क्या सोच रहे थे? वो समझ गए थे कि भविष्य जमीन पर नहीं, समंदर में है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर दक्षिण भारत के बंदरगाहों और समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो राज्य को बेहिसाब दौलत मिल सकती है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही आधुनिक सोच थी। एक मिनट, नौसेना। भारत के ज्यादातर राजा तो अपनी विशाल जमीनी सेनाओं के लिए जाने जाते थे, तो नौसेना बनाने का ख्याल ये तो बहुत अलग था। इसके पीछे क्या कोई खास आर्थिक रणनीति थी? बिल्कुल, ये सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने की भूख नहीं थी। केरल, सिलोन यानी श्रीलंका और मालदीव्स के तट उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हॉटस्पॉट्स थे। अच्छा। अरब व्यापारी यहाँ मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर खरीदने आते थे। वो यहीं बस गए थे, स्थानीय महिलाओं से शादियां की थीं और शांति से व्यापार कर रहे थे। राजराज इस पूरे व्यापार से होने वाली जबरदस्त आमदनी का रुख अपने राज्य की ओर मोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ताकतवर नौसेना बनाई और इन इलाकों पर हमला कर दिया। और उनके बेटे राजेंद्र चोल, जो 1044 ईस्वी तक राजा रहे, वो तो अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने इस सोच को जैसे ग्लोबल बना दिया। सही कहा आपने। राजेंद्र चोल ने 2 ऐसे अभियान चलाए जिनके बारे में सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। बताइए। पहला अभियान जमीन पर था। उनकी सेनाएं भारत के पूर्वी तट के साथ साथ चलती हुई उड़ीसा को पार करके गंगा नदी तक जा पहुंची। वहां उन्होंने बंगाल के पाल राजा को चुनौती दी। गंगा तक? दक्षिण से उत्तर तक का ये अभियान तो करीब 700 साल पहले हुए समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान की याद दिलाता है, बस दिशा उल्टी थी। बिल्कुल, ये शक्ति प्रदर्शन का एक शानदार तरीका था और इस जीत की याद में उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नाम की एक नई राजधानी बसाई, जिसका मतलब है गंगा के विजेता चोलों का शहर। एकदम सही। ये तो हो गया जमीनी कारनामा। लेकिन मैंने सुना है कि राजेंद्र चोल का सबसे बड़ा कारनामा जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में था। वो क्या कहानी थी? वो कहानी तो और भी हैरत अंगेज है। ये एक विशाल नौसैनिक अभियान था। देखिए, उस समय भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ जमकर व्यापार करते थे। उनके जहाजों को मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरना पड़ता था, जो आज भी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। और उस रास्ते पर श्री विजय साम्राज्य का नियंत्रण था, जिसमें मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा जैसे द्वीप आते थे। जाहिर है वो भारतीय व्यापारियों से भारी टैक्स वसूलते होंगे या उन्हें परेशान करते होंगे। एकदम सही पकड़ा। श्री विजय के शासक भारतीय व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे ताकि सारा मुनाफा खुद कमा सकें। तब भारतीय व्यापारियों के संघ ने राजेंद्र चोल से मदद की गुहार लगाई और राजेंद्र चोल ने जो किया वो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी विशाल नौसेना भेजी, हजारों किलोमीटर दूर श्री विजय की सेना को समंदर में हराया और भारतीय जहाजों के लिए उस रास्ते को सुरक्षित कर दिया। ये तो अविश्वसनीय है ना? हम अक्सर जमीनी लड़ाइयों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भारतीय साम्राज्य अपनी नौसेना को एक तरह की इंटरनेशनल मैरिटाइम पुलिस फोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये आज की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जैसी बात होगी। अच्छा, तो ये तो हो गई लड़ाइयों और जीत की बात। लेकिन इतना बड़ा राजपाट, इतनी दौलत, ये सब रोज रोज चलता कैसे था? मतलब डे टू डे मैनेजमेंट कैसा था इनका? इनकी शासन व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। सबसे ऊपर तो राजा ही था, जिसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद और पुरोहित होते थे। ठीक है। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें मंडलम कहते थे। हर मंडलम कई वलनाडु में और हर वलनाडु कई गांवों में बटा होता था। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी सबसे अनोखी बात थी इनकी स्थानीय स्वशासन प्रणाली, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांव का प्रशासन। हाँ, ये चोल प्रशासन का सबसे मजबूत स्तंभ था। गांव का काम ओरिया सभा नाम की ग्राम सभाएं चलाती थीं। और हमें ये बातें किसी किताब से नहीं बल्कि मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए हजारों शिलालेखों से पता चलती हैं। मंदिरों की दीवारों पर? वो कैसे? मतलब वो तो हाँ, वो जमाने के सरकारी रिकॉर्ड की तरह हैं। उनमें साफ साफ लिखा है कि ये सभाएं कैसे काम करती थीं। अच्छा। सभा के सदस्यों का चुनाव लॉटरी के जरिए होता था, जिसमें गांव के भूस्वामी या उच्च जातियों के पढ़े लिखे लोग हिस्सा ले सकते थे। तो क्या ये एक तरह का लोकतंत्र था? लोकतंत्र कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर किसी को हिस्सा लेने का हक नहीं था, लेकिन अपने समय के हिसाब से ये एक बहुत उन्नत व्यवस्था थी। ये सभा आगे छोटी छोटी समितियों में बटी होती थी। जैसे एक टैंक समिति होती थी, जिसका काम था ये देखना कि गांव के सिंचाई वाले तालाब में पानी भरा रहे और नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचे। इसी तरह न्याय समिति, सड़क समिति सब अपना अपना काम देखती थी। कमाल है।
मतलब केंद्र में राजा था, लेकिन गांव अपने फैसले खुद ले रहे थे। पर इन सब कामों के लिए सेना, नौसेना, मंदिर, सड़कें, पैसा कहाँ से आता था? राजस्व के दो मुख्य स्रोत थे। पहला, जमीन पर लगने वाला कर, जो उपज का लगभग 1/3 हिस्सा होता था, और दूसरा, व्यापार पर लगने वाला कर। इस पैसे का एक हिस्सा राजा और उसके दरबार पर खर्च होता था, और बाकी का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक कामों में लगता था। समाज में उस वक्त सबसे इज्जतदार और अमीर लोग कौन थे? दो वर्ग सबसे ऊपर थे, ब्राह्मण और व्यापारी। ब्राह्मणों को उनकी विद्वत्ता के लिए सम्मान मिलता था, और राजा उन्हें ब्रह्मदेय के रूप में कर मुक्त जमीनें दान में देता था। अच्छा, ब्रह्मदेय मतलब टैक्स फ्री जमीन। हाँ, इन जमीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता था, इसलिए कई ब्राह्मण परिवार बहुत अमीर हो गए और उन्होंने अपना पैसा व्यापार में लगाना शुरू कर दिया। और व्यापारी? व्यापारी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे। उन्होंने मणिग्रामम जैसे गिल्ड यानी व्यापारिक संघ बना रखे थे। गिल्ड? ये क्या होते थे? इन्हें आप उस जमाने का चेंबर ऑफ कॉमर्स, बैंक और लॉजिस्टिक्स कंपनी का मिलाजुला रूप समझ सकते हैं। ये ना सिर्फ व्यापार के नियम तय करते थे, बल्कि इनके पास सामान ढोने के लिए अपने जहाज, अपने कारवां और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी छोटी मोटी सेना तक होती थी। ऐसे लगता है कि कुछ लोग तो बहुत अमीर और ताकतवर हो गए थे, लेकिन क्या सब लोग ऐसे ही खुशहाल थे? आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? नहीं, समाज में बहुत गहरी असमानता थी। शहरों में मजदूर और गांवों में किसान अक्सर बहुत गरीब होते थे। उन्हें राजा और अमीर वर्गों के ऐशो आराम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। शूद्रों का जीवन काफी कठिन था, और समाज में सबसे निचली जातियों को तो कई बार मंदिरों में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। ये एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतनी उन्नत ग्राम सभाएं और भव्य मंदिर, और दूसरी तरफ इतनी गहरी सामाजिक असमानता। क्या उस दौर के दार्शनिक या संत इस पर सवाल नहीं उठाते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें उस दौर की कला, धर्म और दर्शन में मिलता है। ये दौर सिर्फ युद्ध और व्यापार का नहीं था, ये सांस्कृतिक रूप से भी बहुत जीवंत था, और इस सब का केंद्र था मंदिर। मंदिर कैसे केंद्र थे? देखिए, चोल राजाओं और अमीर व्यापारियों ने मंदिरों के निर्माण में बेहिसाब पैसा लगाया। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सबसे शानदार उदाहरण है। जरा सोचिए, उस मंदिर के शिखर पर जो एक ही पत्थर रखा है, वो करीब 80 टन का है। आज भी इंजीनियर्स हैरान होते हैं कि बिना क्रेन के उसे 200 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। वाकई इन मंदिरों की वास्तुकला बहुत खास थी। ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, और मुख्य गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ भव्य शिखर, जिसे विमान कहते हैं। और ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी? बिल्कुल नहीं। मंदिर गांव या शहर की सामाजिक आर्थिक जिंदगी का केंद्र थे। ये स्कूल थे, अस्पताल थे, बैंक थे, और सबसे बड़े जमींदार और नियोक्ता भी थे। और इसी दौर में साहित्य में भी एक बड़ा बदलाव आया। क्या ये कहना सही होगा कि साहित्य अब मंदिरों और राजदरबारों से निकलकर आम लोगों के करीब आ रहा था? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब तक संस्कृत को ही ज्ञान की भाषा माना जाता था, लेकिन अब तमिल, कन्नड़ और तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में जबरदस्त साहित्य रचा जाने लगा। अच्छा। कन्नड़ में पंपा, पोन्ना और रन्ना जैसे कवियों ने, जिन्हें 3 रत्न कहा जाता है, और तेलुगु में नन्नाय ने महाभारत जैसे महाकाव्यों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। अब किसी कहानी को सुनने के लिए आपको पंडित होने की जरूरत नहीं थी। ज्ञान और कहानियां सबके लिए उपलब्ध हो रही थी। और अगर साहित्य आम लोगों तक पहुंच रहा था, तो क्या धार्मिक विचार भी बदल रहे थे? हाँ, धर्म अब सिर्फ कर्मकांड और पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। ईश्वर से प्रेम और इंसानों के प्रति दया, इन भावनाओं पर जोर दिया जाने लगा। 12वीं सदी में बासव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की, जिसने जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि सभी मनुष्य बराबर हैं। और इसी दौर में हमें शंकर और रामानुज जैसे 2 महान दार्शनिक भी मिलते हैं, जिनके विचारों ने पूरे भारत को प्रभावित किया। सही। केरल से आए शंकराचार्य ने अद्वैत का दर्शन दिया। आसान शब्दों में कहें तो ज्ञान के जरिए ये समझना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। वहीं 11वीं सदी में जन्मे रामानुज ने भक्ति के मार्ग पर जोर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान से बेहतर रास्ता प्रेम और समर्पण का है। रामानुज इस बात से भी बहुत दुखी थे कि कुछ जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उनके लिए ईश्वर की नज़र में सब बराबर थे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? चोल काल ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया? उन्होंने एक ताकतवर राजनीतिक साम्राज्य तो बनाया, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत एक ऐसी अर्थव्यवस्था में है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिकी थी।
भव्य मंदिरों में है जो सिर्फ पूजाघर नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के केंद्र थे। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के फलते फूलते साहित्य में है और भक्ति जैसे धार्मिक आंदोलनों में है जिन्होंने भारतीय सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है। इन सभी चीजों का असर सिर्फ दक्षिण तक नहीं रहा बल्कि पूरे भारत पर पड़ा। चोल काल की ग्राम सभाएं यानी उर और सभा आज से लगभग 1000 साल पहले अपने स्थानीय मामलों को जिस स्वायत्तता से संभाल रही थीं, वो वाकई हैरान करने वाला है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब हम स्थानीय शासन को मजबूत करने की बात करते हैं, तो क्या हमारी अपनी ही जड़ों में कोई ऐसा मॉडल छिपा है जिसे हम भूल चुके हैं या जिसे हम फिर से कुछ सीख सकते हैं।